अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। फर्स्ट वीडियो में हमने फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ जो यूनिट है वो स्टार्ट किया था। बायोलॉजी का फर्स्ट यूनिट है। तो उसमें फर्स्ट वीडियो में हमने सेल का ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया और देखा था कि सेल कैसे डिस्कवर हुई थी। रॉबर्ट हुक ने सेल को कैसे डिस्कवर किया था, तो उसी को हम कंटिन्यू करेंगे आज। देखिए, ये हमने कल भी मैंने आपको बोला, जो टर्म सेल है, दिस वॉज इंट्रोड्यूस्ड या दिस वॉज डिस्कवर्ड, सेल वॉज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक। उसने एक अपनी बुक लिखी थी 1665 में, तो वहीं पे उसने टर्म सेल को इंट्रोड्यूस किया था। वो हमने देखा था कि कॉर्क में उसने कैसे सेल्स को डिस्कवर किया था और कैसे क्यों उन्होंने ऐसा नाम रखा था इनका सेल। इसके बाद एंटन वेन लीवनहॉक ने एक माइक्रोस्कोप जो था, फर्स्ट रॉबर्ट हुक ने भी एक माइक्रोस्कोप बनाया था। उसने इस माइक्रोस्कोप को इम्प्रूव किया, अपना एक माइक्रोस्कोप बनाया, इम्प्रूव्ड वर्जन ऑफ माइक्रोस्कोप। फिर उसने डिस्क्राइब किया फ्री लिविंग सेल्स लाइक बैक्टीरिया, जो सिंपलेस्ट सेल है, जिसमें बैक्टीरिया जो ऑर्गेनिज्म है दैट्स मेड ऑफ ओनली वन सेल, है ऑर्गेनिज्म है। तो एंटन वेन लीवनहॉक ने या लीवनहॉक ने फर्स्ट डिस्क्राइब किया बैक्टीरिया को कब 1674 में 1674 में। उसके बाद उसने फिर स्टडी किया या डिस्क्राइब किया प्रोटोजोन्स को, रेड ब्लड सेल्स को या रेड ब्लड कॉर्पल्स को, या ह्यूमन स्पर्म सेल्स को। ये भी लीवनहॉक ने स्टडी किया विथ हिज माइक्रोस्कोप। इसके बाद रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में डिस्कवर किया था न्यूक्लियस, और उसने ऑर्चिड रूट में डिस्कवर किया था। रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में डिस्कवर किया था न्यूक्लियस इन एन ऑर्चिड सेल। ठीक है, ऑर्चिड रूट, न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था इन एन ऑर्चिड रूट। पोर्किंजी ने 1839 में कॉइन की टर्म, न्यू टर्म थी प्रोटोप्लाज्म। पोर्किंजी उसने टर्म कॉइन की प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? ये फ्लूइड जो होता है ना सेल में जो फ्लूइड होता है, उसने उसका नाम रखा प्रोटोप्लाज्म। ये पोर्किंजी ने कॉइन की ये टर्म। इसके बाद दो साइंटिस्ट आए, सेचलिडन एंड सैचवन। ये दो साइंटिस्ट आए, उन्होंने प्रपोज की एक थ्योरी, सेल थ्योरी। उन्होंने एक सेल थ्योरी प्रपोज की। उन्होंने इसमें क्या कहा? उन्होंने कहा कि जो भी प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं, ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स, दे आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। Plants and animals are composed of cells. All plants and animals are composed of cells, and the cell is a basic unit of life. ये उन्होंने एक सिंपल थ्योरी थी जिसको नाम दिया गया सेल थ्योरी। उन्होंने कहा कि जितने भी प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, वो बने ही सेल्स के। तुम बने हमें सेल हंस, एंड सेल इज अ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। जो सेल है, इट इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ये सेचलिडन एंड सैचवन ने 1838-1839 में कहा, और इस स्टेटमेंट को नाम दिया गया सेल थ्योरी। सेल थ्योरी को एक्सपेंड किया विरकाउ ने। सेल थ्योरी वाज एक्सपेंडेड बाय विरकाउ इन 1855। विरकाउ ने क्या कहा? उसने कहा कि जो सेल्स हैं, न्यू सेल्स कैसे बनते हैं? उसने कहा सिंपली जो न्यू सेल्स हैं वो अराइज होते हैं फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, ये विरकाउ ने कहा। सिंपली विरकाउ ने कहा जो नए सेल्स हैं वो बनते हैं फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। इसको ऐसे भी कहा जाता है ओमनियस सेल्यूला ए सेल्यूला, क्योंकि सेल्स जो है ना, रॉबर्ट हुक ने इनका नाम रखा था सेल्यूला, है ना, सेल्यूला, यानी कि लैटिन में सेल्यूला, सेल को सेल्यूला बोलते हैं। तो ऐसे अब यहाँ पर याद रखिए, विरकाउ ने कहा कि जो ऑल सेल्स हैं दे अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल, जो हमारे पास ऑलरेडी सेल्स होती हैं उन्हीं से न्यू सेल्स बनते हैं। और 1866 में इसके बाद हैकल आया, उसने 1866 में बोला कि जो न्यूक्लियस है, इट स्टोर्स एंड ट्रांसमिट्स हेरिडिटी इन्फॉर्मेशन। न्यूक्लियस जो है दैट इज रिस्पॉन्सिबल, कि वही स्टोर करता है जो हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है, वो स्टोर करता है, और इसके बाद वो ट्रांसफ़र होती है टू अदर, जो ऑफस्प्रिंग होता है पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग तक। तो वो हैकल ने कहा कि न्यूक्लियस स्टोर करता है और ट्रांसमिट करता है हेरिडिटी इंफॉर्मेशन। सो ये थोड़ी सी हिस्ट्री थी अबाउट सेल, जो इसमें जो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स डिस्कवर हुए। हालांकि हमें इनको डिटेल में पढ़ना आगे चल के, फिलहाल आप ये याद रखिए ना। इसके बाद अब हम देखेंगे सेल को हम कैसे स्टडी करेंगे। कल भी मैंने आपको बोला जो सेल है इट्स माइक्रोस्कोपिक इन नेचर। इसका जो स्ट्रक्चर है दैट्स माइक्रोस्कोपिक। तो हम इसको कैसे स्टडी करेंगे? बिकॉज ये छोटा ज़र्रा है, इसको हम देख नहीं सकते हैं ना अपनी आँखों से। तो इसको हम कैसे स्टडी करेंगे? तो इसी में हम लिखेंगे आज जो एक और टॉपिक हमारा, दैट्स इंस्ट्रूमेंट्स फॉर स्टडीइंग सेल्स।
कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हम यूज़ करेंगे सेल्स को स्टडी करने के लिए, ठीक है। तो मैं आपको बोल रहा था जो सेल्स ही दे कैन नॉट बी सीन विद द नेकेड आई बिकॉज दे आर वेरी स्मॉल इन साइज। उनका जो स्ट्रक्चर दे आर माइक्रोस्कोपिक इन स्ट्रक्चर। सेल्स को हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते क्योंकि ये भी बहुत स्मॉल होते हैं, माइक्रोस्कोपिक इन नेचर या स्ट्रक्चर होते हैं। इसीलिए हम सेल्स को स्टडी करते हैं। सेल्स आर स्टडीड विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। अब हम इनको स्टडी करते हैं किसके थ्रू? विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। हमारी लैब में माइक्रोस्कोप है। इंशाल्लाह जब हम स्कूल जाएंगे तो वहाँ पे हम माइक्रोस्कोप देखेंगे ये कैसा होता है। तो हम सेल्स को स्टडी करते हैं विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप क्या काम करता है? ये हमें इनलार्ज्ड इमेज ऑफ सेल्स देता है। मैं आपको बोल रहा था कि जो सेल्स हैं उनका साइज बहुत स्मॉल होता है और माइक्रोस्कोप जो होता है इन साइज को इनलार्ज करता है। इसका अर्थ इनलार्ज है, बढ़ाता है इस साइज को ताकि हम इसको ईजिली देख सकें, ठीक है। माइक्रोस्कोप हमें इनलार्ज यानी कि बिगर इमेजेस देता है सेल्स का। सेल्स ना उन साइज लकुट, माइक्रोस्कोप से जो साइज बढ़ा हुआ ना इसी को बोलते हैं इनलार्ज इमेज ऑफ सेल्स देता है। अब जो हमारे पास माइक्रोस्कोप्स होते हैं इधर दे में भी लाइट माइक्रोस्कोप या इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हो सकता है। हमारे पास जो माइक्रोस्कोप्स हैं जब हम इनकी क्लासिफिकेशन करते हैं इधर डेट में भी लाइट माइक्रोस्कोप और ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हो सकता है। we can have light microscope and we can have electron microscope. First we will see what is light microscope. Light microscope जो है ना ये यूज़ करता है लेंस, ग्लास लेंसेज। लेंस आपने देखा होगा जो हमारे पास इस्तेमाल होता है बहुत सारी चीज़ों में, खासकर जो आपकी वो होती है ना स्पेक्सेस है ना, इनमें हम लेंस का इस्तेमाल करते हैं। कुछ ना सब प्रॉब्लम अच्छा ना मायोपिया होता है, किसी को हाइपोमेट्रोपिया होता है, इसलिए इनको वो डिफरेंट लेंसेज दिए जाते हैं। तो ये ग्लास का होता है, शीशों से लेंस आसा एंड विजिबल लाइट। जो लाइट माइक्रोस्कोप होता है एक इसमें ग्लास लेंसेज होते हैं और फिर इसमें हम किसका इस्तेमाल करते हैं? लाइट का, ताकि जो लाइट है ना वो इल्यूमिनेट करे। इल्यूमिनेट करना किसको? जिस चीज़ को आपको स्टडी करना, स्पाइसमैन जो आपका होगा इस तरह से स्टडी ऐसे होगा जिसका आपको स्ट्रक्चर चाहे, इनलार्ज स्ट्रक्चर चाहे, स्पाइसमैन है ना या सैंपल, तो लाइट इसको इल्यूमिनेट करती है, फिर हम इसका लेंस का इस्तेमाल करके इसको देखते हैं। अब लाइट माइक्रोस्कोप भी दो किस्म के होते हैं, एक इधर वो सिंपल माइक्रोस्कोप हो सकता है या कंपाउंड माइक्रोस्कोप हो सकता है। लाइट माइक्रोस्कोप में हम सिंपली लाइट का इस्तेमाल करते हैं, विजिबल लाइट का और ग्लास लेंसेज का इस्तेमाल करते हैं। अब ये दो किस्म के होते हैं, एक होता है सिंपल माइक्रोस्कोप, दूसरा होता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप जो होता है ना इसमें मैग्नीफाइंग ग्लास होता है, मैग्नीफाइंग ग्लासेस। तक वुचम आज शीश वन ब्रोह जब हम रखते थे ना वो किसी वर्ड पे कुछ चीज़ पे थो या कुछ अगर तुम लिखियो कि तथ पे थो लेंस तो वो आपको इनलार्ज बोर्ड बासान बोर्ड, तो वही होते हैं मैग्नीफाइंग ग्लासेस। सिंपल माइक्रोस्कोप वही होता है मैग्नीफाइंग ग्लास। जिस तरह हमारी आई है इट्स ऑल्सो ए सिंपल माइक्रोस्कोप। सुन आई ना ये माइक्रोस्कोप है क्योंकि इसमें भी लेंस होता है, यहाँ पे भी लाइट आती है लेंस के थ्रू पास होती है, तो हम जो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं तुम हेकान वुचित। तो सिंपल माइक्रोस्कोप में सिंपली लेंस होता है और यहाँ पे लाइट का इस्तेमाल होता है। हमारी जो आई है इसका जो रिजॉल्विंग पावर है ये कोता है वुचित कितना सा छोटा ये ऑब्जेक्ट देख सकते वो है 0.1 mm, 0.1 मिलीमीटर। ये एक ऑब्जेक्ट का साइज जो है वो देख सकता है कितने डिस्टेंस में, 25 सेंटीमीटर वेविंग डिस्टेंस। यानी कि हमारी आई का जो ह्यूमन हेल्दी आई होगी उसका जो रिजॉल्विंग पावर है ना कितने से छोटा ऑब्जेक्ट का वो देख सकता है, डेट इज 0.1 mm, 0.1 mm। या अगर दो ऑब्जेक्ट्स हम 0.1 mm। दूसरा होता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में क्या होता है, यहाँ पे मैग्निफिकेशन जो होती है टेक्स प्लेस इन 2 स्टेजेस। यथ में मैग्निफिकेशन 2 स्टेजन में क्या होता है, 2 स्टेज में। इसमें 2 लेंस यूनिट्स होते हैं। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में 2 लेंस यूनिट्स होते हैं। फर्स्ट को हम बोलते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप जो था उसमें एक ही लेंस का इस्तेमाल होता है, जिस तरह हमारे आई है डेट्स 1, इसमें एक ही लेंस होता है, दैट इज सिंपल माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में हम 2 लेंस का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे मैग्निफिकेशन 2 स्टेप्स में होती है। फर्स्ट यूनिट जो होता है ना इसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव। जो फर्स्ट लेंस है, फर्स्ट लेंस उसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव। ये जो हमें पहली मैग्नीफाइड इमेज देती है ऑब्जेक्टिव, प्राइमरी मैग्नीफाइड इमेज हम इसको बोलते हैं। यानी कि जो ऑब्जेक्टिव होता है ना जिस इमेज को हमें इनलार्ज करना होगा, जिस इमेज को हमें इनलार्ज करना होगा या जिस ऑब्जेक्टिव को हमें इनलार्ज करना होगा, जिस ऑर्गेनिज्म को हमें इनलार्ज करना होगा, तो पहले ये इसको इनलार्ज करता है, तो हमें देता है प्राइमरी मैग्नीफाइड इमेज। उसके बाद जो सेकंड लेंस यूनिट होता है, दूसरा जो होता है ना उसको हम बोलते हैं आई पीस।
आईपीएस पहली ऑलरेडी जो मैग्नीफाइड इमेज है उसको मैग्नीफाई करता है, ये कराता है मैग्नीफाई। उससे यह ना प्राइमरी जो ऑब्जेक्टिव था, ऑब्जेक्टिव कर गोच इमेज सॉरी गोक ऑब्जेक्टिव तथ कोर मैग्नीफाई, तमुक साइज बढ़ो तम लेंस ना साइज बढ़ावान, उसको मैग्नीफाई किया। अब जो आईपीएस है ये फर्स्ट ऑलरेडी जो इमेज है तथ ही मैग्नीफाई करा, तथ ही मैग्नीफाई उसका इमेज और बढ़ाता है। तो जो सेकंड लेंस यूनिट है इसको हम बोलते हैं आईपीएस या इसको हम बोलते हैं ओक्यूलर, ये मैग्नीफाई करता है फर्स्ट इमेज को। अब जो मैग्निफिकेशन ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप होती है ना जनरली वो 100 to 1500 होती है, या लाइट माइक्रोस्कोप, जो लाइट माइक्रोस्कोप है इसकी मैग्निफिकेशन 100 to 1500 होती है। अब हमें मैग्नीफाई करना है इमेजेस को, इसलिए हम दो जो लेंस यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं ऑब्जेक्टिव और आईपीएस का। तो ऑब्जेक्टिव की जो मैग्नीफाइंग पावर होता है वो इधर 10 टाइम्स होता है या 40 टाइम्स होता है, 100x होता है, और आईपीएस का होता है 10x या 50x है। फिर अगर ऑब्जेक्टिव का मैग्नीफाइंग पावर 10x है, फॉर एग्जांपल ऑब्जेक्टिव का मैग्नीफाइंग पावर 10x है एंड आईपीएस का भी पावर 10x है, तो टोटल कितना होगा, व्हाट विल बी द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द, कितनी मैग्निफिकेशन हो जाएगी वहाँ पे, डेट विल बी 10 होगा 100x यहाँ पे मैग्निफिकेशन होगी। ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव पहले मैग्निफिकेशन करता है, इसके बाद जो प्राइमरी मैग्नीफाइड इमेज होता है उसको फर्दर फिर मैग्नीफाई करता है दिस आईपीएस। आईपीएस में कभी कभी दो। इसके बाद जो थर्ड टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप है वो है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हम क्या काम करते हैं, इसमें हम ऑब्जर्व करते हैं जो छोटे छोटे सब सेल्यूलर स्ट्रक्चर्स। अब सेल में जो स्ट्रक्चर्स होंगे, एक तो ऑलरेडी सेल है, अब सेल में जो सब सेल्यूलर पार्ट्स हैं इनको हम ऑब्जर्व करते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से, क्योंकि हम लाइट माइक्रोस्कोप से इनका इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक, एंड जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है ये यूज़ करता है हाई वोल्टेज। जिस तरह कंपाउंड माइक्रोस्कोप में हम लाइट का इस्तेमाल करते हैं, विजिबल लाइट का, यहाँ पे हम इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रिसिटी का, वोल्टेज का इस्तेमाल करते हैं, और वहाँ पे हम लेंसेज का इस्तेमाल यूज़ करते हैं, यहाँ पे हम इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का इस्तेमाल करते हैं इंस्टेड ऑफ ग्लास लेंसेज, यहाँ पे हम इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का इस्तेमाल करते हैं। और इसकी वर्किंग के लिए ज़रूरी है कि अंदर इंटरनल वैक्यूम होना चाहिए। हालांकि आपको इसकी डिटेल्स में नहीं जाना है, तो यहाँ पे आपको सिंपली याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से हम सब सेल्यूलर स्ट्रक्चर्स का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे जो वोल्टेज है इसका इस्तेमाल किया जाता है हाई वोल्टेज का इंस्टेड ऑफ विजिबल लाइट, और यहाँ पे हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का इंस्टेड ऑफ ग्लास लेंसेज। ठीक है, और इसके साथ हम इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का इंस्टेड ऑफ लाइट। लाइट का इस्तेमाल हम यहाँ पे नहीं करते हैं, हम यहाँ पे इसके बदले इलेक्ट्रॉन्स का इस्तेमाल करते हैं, और इसकी वर्किंग के लिए ज़रूरी है कि अंदर वैक्यूम होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे हम जो इमेज है ना ऑब्टेन करते हैं फोटोग्राफिक प्लेट और फ्लोरेसेंट स्क्रीन पे, यहाँ पे हम इमेज ऑब्टेन करते हैं, और यहाँ पे जो मैग्निफिकेशन है दैट्स अबाउट 1 लाख to 5 लाख टाइम्स। ठीक है, दिस इज अबाउट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसको कंटिन्यू करेंगे, हम देखेंगे जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स हैं या यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर, इनको हम कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।